हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको एक बार ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई तो आपकी दवाइयाँ चालू होती हैं और वो दवाइयों के बंद होने की गुंजाइश लाइफ टाइम में शायद कभी नहीं होती है। हो सकता है टाइम के साथ, समय के साथ उन दवाइयों के डोजेज़ और बढ़ जाएं, लेकिन कम होने की या बंद होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर आप उनमें से एक हैं या आप किसी ऐसे को जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो के आखिरी तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप कैसे अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, हार्ट रिस्क की जो आपका जो डर है उसको आप पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसी दवाइयों के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इनमें बताए गए जो टिप्स हैं उसको आप फॉलो ज़रूर करें। और अगर आपने एक बार फॉलो करना शुरू कर दिया, सारी चीज़ों को उसी तरीके से करना शुरू कर दिया, तो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आपकी ये दवाइयाँ छूट सकती हैं। और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो आपको या तो थीं या हो सकती थी या थी लेकिन आपको पता नहीं है कि थी कि नहीं, उनका कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, वो सब भी ठीक हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर बॉडी में किसी भी वजह से अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल से ज़्यादा है तो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कोमा, कन्फ्यूजन, सीजर्स की प्रॉब्लम ये आ सकती है। हार्ट में अगर बैड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है, अरिथमिया हो सकता है, किडनी फेलियर इसके कारण हो सकता है, ब्लड वेसल्स में कई बार बलूनिंग हो जाती है, एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर इसका आपका यह ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तो। और हार्ट की प्रॉब्लम एक मेजर वजह है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा डरे हुए रहते हैं इसमें। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल नहीं है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? 2 तरीके के ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। हाई ब्लड प्रेशर, एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, यानी कि आपको कोई भी दूसरी बीमारी नहीं है पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी सडनली आपको कुछ अनईजी लगा, अनकंफर्टेबल लगा, आपने चेक कराया और डॉक्टर ने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है। तो आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मुझे तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा हुआ है। तो इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं और अनफॉर्चुनेटली इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। 90% लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही शिकार हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम कहते हैं उन लोगों को जिनको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ट्यूमर है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, यानी ऑलरेडी कोई अंडरलाइन डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्योंकि मेजर प्रॉब्लम है तो उसको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसी वजह है बॉडी में जिसके कारण ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बॉडी सडनली कोई ऐसा सिम्टम नहीं देती है कि अचानक कहीं से कुछ हुआ और बॉडी ने ये आपका हाइपरटेंशन प्रोड्यूस कर दिया। तो एक मेजर वजह जब रिसर्चर्स ने देखा तो ये समझ में आई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चों में डेवलपमेंटल कुछ अनॉमली होती है, जिसकी वजह से लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि बाद में, शुरू में तो कुछ भी पता नहीं चलता लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से देखा गया कि एक एज पहुँचते पहुँचते 30-40 की एज पहुँचते पहुँचते कुछ लोगों को ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई। तो एक ऐसी वजह है कि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा टेंशन में थी लेडी, या उसने बहुत सारी कुछ ऐसे मेडिकेशंस लिए, बहुत सारी दूसरी ऐसी कंडीशंस थी जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसने एक बाधा डाली, जिसकी वजह से प्रॉपर कुछ किडनी के जो सेल्स हैं वो नहीं बन पाए, या कुछ दूसरी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से बाद में जाके बच्चे को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखी गई। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली पता हो कि क्या वजह है आपके हाइपरटेंशन की, पर ज़्यादातर लोगों में ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हाइपरटेंशन देखा जाता है, यानी कि आपकी मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपका फैट बॉडी का बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी हो गई है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो हम शुरू से देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और कौन कौन से प्रिकॉशन आप ले सकते हैं उसको ठीक करने के लिए और अपने मेडिकेशन से कम्प्लीटली छुटकारा पाने के लिए। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं। हो सकता है आपको ये लगता हो कि मैं एब्सोल्युटली फ़िट हूँ, मेरा जो रूटीन है बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छा मेरा तरीका है, यानी मेरे अच्छी नींद है, सब कुछ सही रूटीन चलता है, बहुत स्ट्रेस भी मैं नहीं लेता हूँ, उसके बाद भी हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में ये देखा गया जो बिल्कुल ही फिट थे, एक्टिव थे, ओबेसिटी भी उनको नहीं थी, तो उन लोगों ने अपने डाइट में से केवल 2 चीज़ें बाहर निकाल दी।
यानी डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर कर दिया, और नॉन वेजिटेरियन फूड को। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स, आप इन दो चीज़ों को अपनी डाइट से 1 से 2 महीने के लिए पूरी तरह से निकाल दें। और ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ऑब्वियसली वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, जो कि टॉक्सिन्स है पूरी तरह से बॉडी के लिए, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेजिटेरियन फूड को आप छोड़ दीजिए। और साथ में जो प्रोसेस्ड फूड होता है, यानी आप रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं या बाहर की चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें खाते हैं, आपको सेवरी या स्वीट्स या कुछ इस तरीके की केक पेस्ट्री खाने की आदत है, बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा खाने की आदत है, तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में से पूरी तरह से निकाल दीजिए। होममेड फूड खाइए और 2 महीने के अंदर शायद आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, और 2 महीने के अंदर आपको पूरी तरह से ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है चली जाएगी। क्योंकि जब भी आप इस तरीके के अपने आप को टॉक्सिन से दूर करते हैं, तो बॉडी अपने आप उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है और बहुत आसानी से रिपेयर कर सकती है जब उसका ये सारा बर्डन हम निकाल देते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, ओबेसिटी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर का। तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम स्पेशली उन लोगों में जिनका जो एब्डोमिनल फैट है, यानी पेट के आसपास जिनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो पेट के आसपास फैट बढ़ने से क्या होता है, विसरल फैट बढ़ जाता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है, और अक्सर ऐसे लोगों में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, या फिर डायबिटीज की कंडीशन या प्री डायबिटिक कंडीशन एक ऐसी हो सकती है जहाँ आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, लेकिन आपका इंसुलिन लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और बॉडी या तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, हुई नहीं है मे बी, पर हो रही है, आपका फैट बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है। तो नेचुरली आपको ओबेसिटी तो कम करनी ही है इस कंडीशन में। तो आपको और दूसरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एक ओबेसिटी है, तो आप ओबेसिटी को कम करने की कोशिश करिए। क्या कर सकते हैं आप इसको कम करने के लिए? सबसे पहले अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा करिए, क्योंकि ओबेसिटी की प्रॉब्लम अक्सर या तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से होती है, या आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कुछ और वजह से हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपको ओबेसिटी आ सकती है। तो आप पहले तो एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाइए। एक्सरसाइज वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो एक्सरसाइज जिन लोगों को ओबेसिटी नहीं है उनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए। इसे ब्लड प्रेशर नहीं, दूसरी कई सारी बीमारियों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्या होता है एक्सरसाइज से? जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी उन मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है जो कि नॉर्मली इनएक्टिव रहती हैं, नॉर्मली जिनमें काम नहीं होता है। तो आप उन सारे मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो आपका जो एक्सेस जो कैलोरीज़ हैं उसको कंज्यूम करें, जो ग्लूकोज है उसको कंज्यूम करें, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन आपने बढ़ाया है उसको कंज्यूम करें। तो जब ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं तो आपका इंसुलिन लेवल सही हो जाएगा। इंसुलिन लेवल सही होगा तो आपके चांसेस ओबेसिटी के अपने आप ही कम हो जाएंगे। दूसरा, जब भी मसल्स एक्टिवेट होती हैं तो इनमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर की वजह क्या है? क्योंकि बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कैपिलरीज जो होती हैं वो ठीक से ओपन नहीं होती हैं। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स एक्टिवेटेड रहेंगी, तो जो कैपिलरीज हैं वो भी ओपन होती है, यानी कि पूरा प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पूरी बॉडी में जाता है। दूसरा, एक्सरसाइज करने से आपका मूड एलिवेट होता है। तो अक्सर जो ब्लड प्रेशर वाले कुछ ऐसे भी पेशेंट्स देखे गए हैं जो कि थोड़े डिप्रेस्ड रहते हैं, जो ठीक से जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या एंजाइटी लेने की आदत है, टेंशन लेने की आदत है, तो इस तरीके के जो लोग हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका मूड एलिवेट होता है, एंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हर बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। तो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो ये देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करें तो एटलीस्ट आप 3 से 4 घंटे हफ्ते की एक्सरसाइज, यानी डेली का आधे घंटे एक्सरसाइज, तो आप उसमें ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, मिक्स्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ एरोबिक्स कर सकते हैं, या एरोबिक्स अगर आप नहीं कर सकते तो वॉकिंग बहुत अच्छा है। साथ में आप थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग वाली थोड़ा बहुत वेट वगैरह को आप लेने की कोशिश कर सकते हैं, उससे हार्ट मसल्स अच्छी होती हैं। तो जब भी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, सारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, हार्ट मसल की भी होती है, बाकी मसल्स की भी होती है, और इससे आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स स्लीप।
तो अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है तो ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अक्सर जिन लोगों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनको एक स्लीप एपनिया की भी प्रॉब्लम रहती है। रात में वो खर्राटे भरते हैं, रात में कई सारे ऐसे एपिसोड्स आते हैं जब उनकी अचानक उनको ब्रेथलेसनेस होती है, एकदम से ज़ोर से वो सांस लेते हैं। सुबह उठ के अगर उनसे पूछा जाए तो उनको ध्यान भी नहीं रहता, उनको याद नहीं रहता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे उठते हैं। जैसी बॉडी को पता चलता है कि ब्रेथ नहीं आ रही है तो अंदर ही वो सबकॉन्शियस लेवल पे ही हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है और ज़ोर से सांस लेने की आप कोशिश करते हो। लेकिन सुबह उठ के आपकी वो स्लीप कई बार डिस्टर्ब होती है। ब्रेन को हर बार एक तरह से झटका जैसे लगता है आपका, जितने बार भी इंटरप्ट होती है वो स्लीप, तो आपकी स्लीप प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी तो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब भी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो आपकी स्लीप हमेशा साउंड स्लीप होना चाहिए। तो अगर स्लीप एपनिया की आपको प्रॉब्लम है तो आप इंस्ट्रूमेंट का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो जिनकी भी ओबेसिटी कम होगी उनका अपने आप ही ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी चली जाती है। तो अच्छी स्लीप का मतलब है कि आपके मेलेटोनिन का लेवल अच्छा है, और मेलेटोनिन का लेवल जब अच्छा होता है तो ब्लड प्रेशर कम करने का वो काम करता है। तो अच्छी स्लीप इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं जिसके हम सहारा लेके अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है पानी। तो पानी, जब भी आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आज चांसेस हैं, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप पानी कम पीते हैं। अगर आपने अपना पानी का इंटेक बढ़ा दिया, सपोज़ आप 8 गिलास पानी पीते हैं और आपने पानी का इंटेक बढ़ा दिया 2 से 3 गिलास, तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम आ सकता है। दूसरी चीज़ आती है सोडियम। तो सोडियम का लेवल, हम हमेशा सॉल्ट की बात करते हैं कि सॉल्ट कम लेना चाहिए, लेकिन सॉल्ट किस क्वालिटी का आप ले रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो प्रोसेस्ड सॉल्ट होते हैं, जो कि एक मशीन के थ्रू, एवापोरेशन के थ्रू बनते हैं, वो सॉल्ट में बहुत सारे जो रिच मिनरल्स हैं वो भी एवापोरेट हो जाते हैं। तो जो अच्छा सॉल्ट है, यानी जो स्लो प्रोसेस से बनाया गया है, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्ट है, जिसमें सारे मिनरल्स बने हुए हैं, तो वो नेचुरल अनप्रोसेस्ड सॉल्ट की क्वांटिटी आप लीजिए जितना आप डेली लेते हैं, क्योंकि रोज़ के खाने में आप वैसे भी ज़्यादा सॉल्ट एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। बाहर की जो आप खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, रेस्टोरेंट के जो फूड लेते हैं, उसमें नेचुरली जो सॉल्ट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी का रहता है। तो ऐसे प्रोसेस्ड या रेस्टोरेंट वाले फूड आपको नहीं लेने हैं। और सोडियम की ज़्यादा क्वांटिटी रहती है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि एक टेस्ट एनहांसर के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों में रहता है। तो इन चीज़ों का अमाउंट कम करना, यानी आप नमकीन खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, टोस्ट, ब्रेड, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम मिलता है दूसरे सॉल्ट के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी है, अपने आप ही सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। दूसरा जो इसके मिनरल्स हैं, जैसे पोटेशियम सोडियम के ऑपोजिट काम करता है, तो पोटेशियम का लेवल आप बढ़ा दीजिए। पोटेशियम आपको मिलता है सारी बीन्स में, लेंटिल्स जो कि दालें होती हैं, ब्रोकली है, पालक है, पोटैटो, बनाना, इन सब में भरपूर पोटेशियम रहता है। तो सोडियम की क्वांटिटी हमारी बॉडी को मैक्सिमम 23 मिलीग्राम्स पर डे तक, 500 से लेके 2300 मिलीग्राम पर डे तक बॉडी बर्दाश्त कर सकती है सोडियम, और ऑलमोस्ट वही 2300 से 2600 मिलीग्राम आपको पोटेशियम भी बॉडी को चाहिए रहता है। तो आप थोड़ा सा पोटेशियम की क्वांटिटी जब आप बढ़ाएंगे तो अपने आप सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। दूसरा, मैग्नीशियम की आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो मैग्नीशियम भी किन में मिलता है? ड्राई फ्रूट, जो फ्रूट्स रहते हैं, यानी कि आपके जो बादाम है, कैशू है, पम्पकिन सीड्स हैं, इन सब में मैग्नीशियम रहता है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पालक है और ब्रोकली है, इस तरीके की जो भी ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं, उसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम का काम है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना। तो ब्लड वेसल जब रिलैक्स होती हैं तो अपने आप उनका प्रेशर कम हो जाता है। मैग्नीशियम आपके मसल्स को भी रिलैक्स कर देता है, तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, उससे भी ब्लड प्रेशर कम होगा। और साथ में बावेल को भी रिलैक्स करता है। तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की, सपोज़ किसी को समस्या हो, जब भी आप कॉन्स्टिपेटेड कोई व्यक्ति है वो स्ट्रेन करता है तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आप एक दो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका अमाउंट जब आप बढ़ाते हैं तो सोडियम का लेवल अपने आप ही मेंटेन हो जाता है। और इसके अलावा बॉडी में आप कैल्शियम की कमी ना होने दें। कैल्शियम की जब कमी रहती है तब भी एक सोडियम पे ऑपोजिट काम होता है। तो जब कैल्शियम का लेवल अच्छा मेंटेन करेंगे तो जो एक्सेस सोडियम है वो कैल्शियम बाहर निकाल देता है। जैसे पोटेशियम काम करता है उसी तरीके से कैल्शियम भी काम करता है। विटामिन डी का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। विटामिन डी
जो रेनिन का जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किडनी में उसको रोकता है। रेनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि किडनी जब उसको लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है बॉडी में, तो वो रेनिन प्रोड्यूस करती है किडनी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। और ऐसा तब होता है जब किडनी में किसी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया या दूसरी कुछ प्रॉब्लम है। एक्टिवेटेड विटामिन डी होता है, ये रेनिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। विटामिन डी आपके जो कैपिलरीज है उनकी हेल्थ को भी अच्छा रखता है, तो विटामिन डी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कैफ़ीन का कंजम्पशन आपका ज़्यादा है तो कैफ़ीन का कंजम्पशन आप बंद कर दीजिए। कम से कम 2 महीनों के लिए आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। आप एक बार भी कैफ़ीन लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 2 से 4 mmHg तक बढ़ सकता है। तो कैफ़ीन इज़ वेरी बैड फॉर हाई ब्लड प्रेशर। और अगर आप कुछ दूसरे ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं या पेन किलर्स लेते हैं, चाहे आप नॉन स्टेरॉयडल लें या स्टेरॉयडल ड्रग्स लें, ये सब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। आप डाइट पिल्स लेते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं या इम्यूनोसप्रेसिव कोई ड्रग्स लेते हैं, तो इन सब ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जिनको आप बंद कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको रिप्लेस करने की कोशिश करिए। जैसे लोग पेन किलर्स बहुत लिबरली यूज़ करते हैं, कहीं मसल पेन है, कहीं या फिर जॉइंट पेन है अक्सर, तो लोग डेली ही पेन किलर्स खाते हैं। तो उसकी बजाय आप नॉर्मल जो नेचुरल पेन किलर्स हैं उस पे ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाइए, बजाय कि पेन किलर्स के लिए। जैसे कि हल्दी, कई बार हम हल्दी के बारे में बात करते हैं, तो हल्दी का पानी, गर्म पानी में आप हल्दी डाल के आप लेंगे तो वो एक पेन किलर का काम करता है। अगर कहीं जॉइंट पेन है, मसल पेन है, तो आप हॉट कोल्ड प्रेस यूज़ कर सकते हैं, ठंडे गर्म की सेकाई कर सकते हैं। तो ये सब नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हेल्प करता है एक तरह से पेन को रिड्यूस करने में, एंटी इन्फ्लेमेटरी उसका इफेक्ट है। और गट बैक्टीरिया का लेवल आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अच्छे जो गुड गट बैक्टीरिया होते हैं वो ACE इनहिबिटरी पेप्टाइड्स इसको बनाते हैं। अब ACE इनहिबिटरी पेप्टाइड्स क्या है? ये वही है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कुछ जो ड्रग्स होते हैं उसमें से एक ड्रग ऐसा भी होता है जो कि ACE इनहिबिशन एक चेन होती है जिसको रोकने का काम करता है। तो बॉडी अपने आप ही ये बना सकती है गट बैक्टीरिया के थ्रू। और साथ में जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पर इतना जोर डालते हैं वो इसलिए क्योंकि उस डाइट से भी आपको एक नेचुरल फॉर्म में ACE इनहिबिटरी एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर एक नेचुरल सोर्स से आप कम कर सकते हैं। जो सोशल सपोर्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। तो कुछ लोगों में ये रिसर्च करके देखा गया कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको हाइपरटेंसिव थे और कुछ ऐसे थे जिनमें ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था। तो जब उनकी सोशल कंडीशन देखी गई तो देखा गया जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो सोशलाइज नहीं होते, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जबकि जिनका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर था वो हंसते खेलते बात करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। तो जब भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो आपका ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आप ज़्यादा खुश मिजाज किस्म के इंसान बनते हैं और आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम रहेगा। अगर आप अपने अंदर ही अंदर आपने कुछ चीज़ें भरी हुई हैं, कोई ट्रॉमा, कोई किसी तरह के एंजाइटी, कुछ स्ट्रेस, कुछ बातों को लेकर आप बैठे हैं, आपको गुस्सा बहुत तेज आता है, तो नेचुरली ये सब तो स्ट्रेसर है ही बॉडी के लिए, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ाएंगे। तो अपना मूड, अपना नेचर, ये सब चीज़ें भी देखिए। इन चीज़ों को लोग अक्सर इग्नोर करते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरा नेचर है या ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अगर आपकी बीमारी की वजह बन रहा है तो उसको दूर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इन छोटी छोटी सी बातों को सिर्फ आप देखिए, 2 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप शुरुआत करिए उन चीज़ों से जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और धीरे धीरे करके आप यहाँ तक लाइए, सोशल फैक्टर तक सारी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ फिर भी कंटिन्यू रहती हैं या नहीं। कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आप तुरंत नहीं छोड़ सकते हैं, जब भी आप छोड़ते हैं तो वो शूट कर जाता है। तो अगर आप ऐसे इनको फॉलो करने की आप सोच रहे हैं और आपको लगता है कि भाई इसके दूसरे भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और मुझे ये छोड़ देना पूरी तरह से, तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं इस तरीके का एक नेचुरल मेडिसिन की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो मुझे अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों के डोज धीरे धीरे कम करने हैं। तो विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर आप धीरे धीरे इनकी डोजेस कम करिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या वाकई आपको कुछ फ़ायदा मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और अगर मिला तो आपने क्या क्या चीज़ें की ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले और दूसरे भी आपसे सीख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।